अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज हम CSS जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ जो कि हमारा एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसमें जो हमारा जनरल साइंस का पोर्शन है, जनरल साइंस के पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें जो स्पेसिकली हमारा फिज़िकल साइंस का जो पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इस सीरीज़ के अंदर हम डेली बेसिस पे एक एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। जैसे आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज़ यूनिवर्स। मैं कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर में, जो कि छोटा सा होगा, उसमें हम यूनिवर्स की रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं स्टूडेंट के माइंड में वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सिर्फ ये है कि आप इस लेक्चर को फुली अटेंशन के साथ जो है वो आप इसको वॉच करें और डेली बेसिस पे वॉच करते जाएं। आपको जनरल साइंस का जो फिज़िकल पोर्शन है उसके लिए, उसके लिहाज से आपको कोई टेंशन है नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फिज़िकल साइंस। तो फिज़िकल साइंस क्या होती है पहले हम ये देखते हैं। जी स्टूडेंट, अब फिज़िकल साइंस में हम डील किस किस चीज़ को करते हैं। अब फिज़िकल साइंस एक साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है। ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ मैं सारी चीज़ें लिखूंगा नहीं। तो जो डील किसके साथ करती है, मैटर के साथ। अब मसला ये है कि कुछ स्टूडेंट्स फिज़िकल साइंस को जो है वो फिज़िक्स समझ बैठते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन है, ये डायरेक्टली फिज़िक्स से नहीं है, फिज़िकल साइंस की ब्रांच है फिज़िक्स। ठीक है। तो डील करती है मैटर के साथ, एनर्जी के साथ, डील्स विद मैटर, एनर्जी, और क्या इसमें आएगा, इसमें आएगा मूवमेंट। मूवमेंट, अब यहाँ पे अगर ये फिज़िक्स होती तो फिर ये यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए था, इसको मैटर और एनर्जी पे। तो मूवमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ कुछ बातें मैं बोल दिया करूँगा और आप उनको खुद से नोट करते जाएंगे। जैसे मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा वीडियो के लास्ट पे। अच्छा जी, स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। तो फिज़िकल साइंस क्या हुई, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम यूनिवर्स के मैटर को, एनर्जी को, मूवमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स की मूवमेंट कैसे होती है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, इंक्लूडिंग मशीनरी। ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है, इंक्लूडिंग मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। इसमें मूवमेंट किसकी आ जाएगी, इसमें हमारी मशीनरी भी आ जाएगी और टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। तो ये आपकी एक जामे डेफिनेशन बन जाएगी किसकी, फिज़िकल साइंस की। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास जो फिज़िकल साइंस है वो क्या करती है, वो डील करती है किसको, मैटर को, एनर्जी को, मूवमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें हमारे पास मशीनरी और टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले मैं जो एक बात बताना भूल गया वो ये है कि इससे फिज़िकल साइंस से भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। ठीक है, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको हम क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर हमारे लिए ये ईजी रहेगा। अब हम देखते हैं साइंस क्या होती है। ठीक है, अब देखिए साइंस एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब जो है साइंसतिया। ये क्या है, कुछ वर्ड्स अगर आपको दिखाई नहीं दे, छोटा सा लिखता हूँ, छोटा छोटा मैं, तो अगर आपको दिखाई न दें तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। साइंसतिया,
अब इस साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज। इस साइंसिया का मतलब क्या होता है? नॉलेज। ये है हमारी साइंस। देखें, साइंस एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और वो लैटिन वर्ड कौन सा है? वो है साइंसथिया। साइंसथिया का मतलब होता है नॉलेज। अब हम देखेंगे ये कि हम नॉलेज हासिल कैसे करते हैं। देखें स्टूडेंट, नॉलेज हम हासिल करते हैं दो तरीक़ों से। पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, मतलब उसका पहले मुशाहिदा करते हैं, फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वहाँ से जो चीज़ आपको इन रिजल्टेंट मिलती है वो क्या कहलाता है? नॉलेज। कैसे? न्यूटन बैठा था सेब के दरख्त के नीचे, ऊपर से सेब गिरा, न्यूटन की मिजाली में सर पे आके लगा, तो फिर क्या हुआ? अब देखिए, उसने सेब को देखा, मीन ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद फिर क्या हुआ? उसने उस पर एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट के बाद हमें उसने क्या दिया? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि ये जी ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है। अब जो आपको ग्रेविटेशन मिल रही है, इट मीन्स कि ग्रेविटेशन इज है, जो आपको लॉ मिल गया वो क्या है? नॉलेज है। साइंटिस्ट ने परिंदों को उड़ते हुए देखा, ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, जहाज बना डाला। इंसानों ने सूरज को देखा, लाइट निकल रही थी, एक्सपेरिमेंट्स किए, आपको बल्ब मिला। इसका मतलब क्या है कि जब हम साइंस नॉलेज, और नॉलेज ऐसा जो आपको कहाँ से मिले? ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंटेशन से। डिफाइन आप मर्जी से कर सकते हैं इसका। साइंटिफिक स्टडी भी इसको कह सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर, कि जो फितरत है उसकी साइंटिफिक, ढकोसले नहीं, साइंटिफिक स्टडी जो होती है वो क्या कहलाती है? साइंस। तो हमने पहले क्या देखा? साइंस हमारी क्लियर हो गई। साइंस के बाद हम आए फिजिकल साइंस पे। उसमें हमारा था मैटर, एनर्जी, मूवमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। ये हम उस अपने टॉपिक में पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग मशीनरी। अच्छा, इसमें स्टूडेंट आपको मैटर और एनर्जी का पता होना भी ज़रूरी है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि मैटर क्या होता है। ठीक है, अब ये जितनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये आपको क्लियर हो जाए। मैटर क्या है? अब मैटर हर वो चीज़ है जो वेटेज हो, जिसका वज़न हो, और वो कुछ न कुछ जगह घेरती हो। मतलब एवरीथिंग हैविंग ए मैस, हर वो चीज़ जिसका क्या हो? मैस हो, और स्पेस ऑक्यूपाई करे। स्पेस है ऑक्यूपाई करे, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको हम बोलते हैं मैटर। तो मैटर में हम ज़्यादा, अगर आप इसको ब्रीफली ना डिस्कस करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है? मैस और ऑक्यूपाई स्पेस। तो इसमें दो दो तो इसकी कंडीशंस हैं। अच्छा, फिर अगर आप स्टेट्स की बात करेंगे तो मैटर की 4 स्टेट्स हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ याद होनी चाहिए, कि जिसमें हमारे पास क्या है? सॉलिड है, सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, गैस है, और प्लाज्मा है। तो ये 4 स्टेट्स हैं मैटर की। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं एनर्जी क्या है। देखें स्टूडेंट, एनर्जी होती है किसी भी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत। क्या मतलब है? कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ बॉडी। क्या है इसकी डेफिनेशन? क्या होगी? एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। कहते नहीं, ये बेचारा बूढ़ा हो गया तो इसमें काम करने की सलाहियत नहीं रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इसके पास एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो ये हमने मैटर और एनर्जी को भी डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि फिजिकल साइंस की ब्रांचेस कौन कौन सी हो सकती हैं।
ठीक है। अगर देखें फिज़िकल का नाम देखते ही जब हम इसको फिज़िकल से हम इसको फिज़िक्स समझ बैठते हैं तो वो मिसकंसेप्शन भी यहाँ पे दूर होनी चाहिए। अच्छा जी, इसकी ब्रांचेस हो सकती हैं, एस्ट्रोनॉमी हो सकती है, एस्ट्रोनॉमी हो सकती है, ठीक है। इसमें फिज़िक्स भी है, फिज़िक्स, इसमें केमिस्ट्री, ये इसकी ब्रांचेस जो पॉसिबल ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री, ठीक है। जल्दी नहीं करनी, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए आपको थोड़ी सी टेंशन होगी। जिनको इन टर्मिनोलॉजीज़ का पता है तो वो वीडियो जो है वो आगे स्किप करके आगे भी जा सकते हैं। जियोलॉजी है, फिज़िकल जियोग्राफी इसमें आ जाती है, फिज़िकल जियोग्राफी जो हमारी है वो भी इसमें आ जाती है, ठीक है। और लास्ट वन जो इसमें है वो है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी जो है वो भी क्या है, इसी फिज़िकल साइंस की ब्रांच है, ठीक है। अब देखें, अब जो हम यूनिवर्स पढ़ने जा रहे हैं ना वो डिस्कस करती है उसको कॉस्मोलॉजी। आपको नज़र आ रहा है ये फिज़िक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसको कौन डिस्कस करता है, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि व्हाट इज़ यूनिवर्स, ठीक है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जो हमने किया। अब हम सीधा चलते हैं, हमारा जो आप अगर अपना सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपका फर्स्ट पॉइंट है कंस्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर, किसका, यूनिवर्स का, गैलेक्सी का, लाइट ईयर आगे चलेंगे। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो क्या है, वो यूनिवर्स है, ठीक है। तो आज अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें यूनिवर्स से तो यूनिवर्स क्या होगी। मेरे पढ़ाने का कोई तरीका ही ऐसा है कि बिल्कुल स्लो स्लो चलता हूँ मैं, ताकि स्टूडेंट को हर एक बात क्लियरली समझ आ सके। तो अगर किसी को इन टर्मिनोलॉजीज़ का पता है तो वो इस वीडियो स्किप कर सकता है, परेशानी का शिकार होने से अच्छा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ यूनिवर्स। यूनिवर्स में मैं आपको एक बात पहले बता दूं। अच्छा, यूनिवर्स में एक बात तो आपको ये याद रखनी होगी कि जो यूनिवर्स है उसमें हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं। फिज़िक्स की कौन सी ब्रांच है हमारी, फिज़िक्स की ब्रांच है क्या है, कॉस्मोलॉजी। तो अब इसकी डेफिनेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जो फिज़िकल साइंस विद डील विद, अब यह है तो फिज़िकल साइंस डील विद दी, किसके साथ डील करती है, नेचर ऑफ द यूनिवर्स, नेचर ऑफ द यूनिवर्स। मैं इससे पहले कॉस्मोलॉजी डिफाइन करने लगा हूँ ताकि जो आपकी मेन ब्रांच है इसकी, ठीक है, कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी किसके साथ डील करती है, ये डील करती है विद नेचर ऑफ यूनिवर्स। नोट करने की आप टेंशन ना लें, एक दफ़ा इन बातों को समझ लें, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेचर ऑफ यूनिवर्स को डील करती है, नेचर ऑफ यूनिवर्स। जब कुछ टॉपिक हो जाएंगे तो फिर हम लाइव सेशन रखेंगे जिसमें यूट्यूब पे लाइव, तो उसमें हमारे क्वेश्चन भी डिस्कशन हो जाएंगे। नेचर ऑफ यूनिवर्स एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर, पहली बात किसको डील करती है, नेचर ऑफ यूनिवर्स को। दूसरा फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करती है, स्ट्रक्चर क्या होगा उसको स्टडी करती है। और स्ट्रक्चर के साथ साथ इस यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ, तो वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्मोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी नेचर ऑफ यूनिवर्स, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन। तो आप कह सकते हैं नेचर, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस्मोलॉजी की डिफाइन होगी। अब हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं, ठीक है, कि अब नेचर की बात करते हैं। और उसमें उससे पहले सबसे पहले तो हम जाते हैं इसके
ओरिजिन पे कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। देखिए इसके लिए ओरिजिन में मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि स्टीफन हॉकिंग कहता है, बड़ा ही उसने ज़बरदस्त पॉइंट लिखा है कि वो कहता है कि हमारे पास प्रॉब्लम, ओरिजिन का जो प्रॉब्लम है, जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, वो एक जो है वो ओल्ड क्वेश्चन है। अगर आप ओरिजिन की बात करें, अगर मैं यहाँ से ओरिजिन स्टार्ट करूँ, ओरिजिन को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसको आपने गौर से समझना है कि इसकी केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, गौर से। ओरिजिन, अब स्टीफन हॉकिंग कहता है कि जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का क्वेश्चन है ना, वो बड़ा ही पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन ऐसे ही है कि विच केम फर्स्ट, पहले कौन आया। क्या मतलब है कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई, तो ये क्वेश्चन है। अब अगर हम ये कहें कि कोई ऐसी चीज़ थी जिसने, लेट्स सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ, कोई ऐसी चीज़ थी जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि उस चीज़ को किसने क्रिएट किया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे, अभी हम आगे चलेंगे, बिग बैंग वगैरह सारा डिस्कस करेंगे। मैं ये कहता हूँ कोई एजेंसी है, कोई ऐसी कुव्वत मौजूद है जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि उस एजेंसी को किसने क्रिएट किया, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा आपके पास कि हम कहते हैं यूनिवर्स को एक एजेंसी ने क्रिएट किया, तो फिर उस एजेंसी को किसने क्रिएट किया। तो फिर स्टीफन हॉकिंग कहता है कि शायद कुछ ऐसा ही है कि जिस एजेंसी ने यूनिवर्स को क्रिएट किया, और उस एजेंसी को उसने क्रिएट किया है जिसको खुद क्रिएट होने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको थोड़ा रीड कर देता हूँ कि एजेंसी दैट क्रिएटेड द यूनिवर्स, दैट क्रिएटेड द यूनिवर्स एग्जिस्टेड फॉर एवर, जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया वो पहले से हमेशा से मौजूद है, और एंड डिड नॉट नीड टू बी क्रिएटेड, जिसको क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बात समझाइए, इसका मतलब क्या है कि स्टीफन हॉकिंग की ये स्टेटमेंट किधर जा रही है। स्टीफन हॉकिंग की स्टेटमेंट ये कह रही है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बीइंग अ मुस्लिम ये बात बताना चाह रहा था कि साइंटिस्ट ने बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन बात कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। तो वो नुक्ता हम लगे हुए, हम कोशिश ही यही कर रहे हैं। देखिए हमारी सारी जो इन्वेंशंस हैं वो उनका नतीजा तो यहीं पे आता है, झुकती तो यही इस्लाम के सामने है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, स्टीफन हॉकिंग ये कह रहा है कि जिसने यूनिवर्स को पैदा किया है उसको खुद पैदा होने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो हमेशा से मौजूद है, वो अल्लाह है। ये हम कह रहे हैं, स्टीफन हॉकिंग ने अल्लाह का नाम नहीं लिया, ठीक है। अब हुआ क्या वो देखते हैं। अब ये जो 17वीं सेंचुरी, 17वीं सदी तक, 17 सेंचुरी तक ये देखा जा रहा था, ये सोचा जा रहा था, साइंटिस्ट जो हैं वो इस बात पे बिलीव कर रहे थे, क्या है कि यूनिवर्स एक स्टैटिक है, साकिन है, इनफाइनाइट है, बहुत बड़ी है। ये टिल 17 सेंचुरी की बात मैं कर रहा हूँ कि यूनिवर्स क्या है, स्टैटिक है, यूनिवर्स स्टैटिक है, और क्या है, इनफाइनाइट है, बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। और क्या बात थी, और ये था कि ये अनचेंजिंग है, जैसे शुरू में थी वैसे की वैसी मौजूद है। तो पीछे स्टैटिक का वर्ड भी आ गया, वो भी यही क्लियर कर रहा है। तो ये 3 पॉइंट थे जो कि 17वीं सदी तक साइंटिस्ट इस पे बिलीव करते थे, यूनिवर्स स्टैटिक है, इनफाइनाइट है, और अनचेंजिंग है। तो ये बात मैं कर रहा हूँ किसकी, ओरिजिन की। अच्छा फिर हुआ क्या, फिर 1920 में, 1920 में
क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एडविन हब्बल। इसका नाम क्या था? एडविन हब्बल। इसका आप हवाला अंदर लाजमी देंगे आपने पेपर में। एडविन हब्बल ये कोई इस यूनिवर्स की इस एक्सपेंशन या इसको डिस्कस नहीं कर रहा था। एक्चुअल में ये डिस्कस कर रहा था डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज। डिस्टेंस या स्पेस, स्पेस भी वही बात हो जाएगी, स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज। ये कोई दो गैलेक्सीज को निशाना बना के बैठा था और ये क्या डिस्कस कर रहा था? ये वो मेजर कर रहा था क्या? स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज। तो वहाँ पे इसने ये ऑब्जर्व किया, बात गौर से सुनना, एडविन हब्बल एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था जो क्या कर रहा था? इन गैलेक्सीज, कोई सी दो गैलेक्सीज के दरमियान स्पेस मीन डिस्टेंस फाइंड कर रहा था। तो वो डिस्टेंस फाइंड करते हुए उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो गैलेक्सीज है ये दूर जा रही हैं। ये क्या कर रही हैं? इनका जो डिस्टेंस है दरमियान का वो इंक्रीज कर रहा है। वो क्या कर रहा है? डिस्टेंस जो है इंक्रीजेस। उसने क्या देखा कि पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि 17वीं सेंचुरी तक ये कहानी थी कि ये स्टैटिक है, ठीक है, इनफाइनाइट है, अनचेंजिंग है। 1920 में एडविन हब्बल जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था वो गैलेक्सीज के दरमियान का डिस्टेंस निकाल रहा था। तो वहाँ पे उसने ऑब्जर्व किया, आपको नज़र नहीं आ रहा? तो वहाँ पे उसने क्या किया? ऑब्जर्व किया कि वो डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। अब डिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब क्या है? ये तो वेरी सिंपल है कि फिर जो हमारे यूनिवर्स है वो क्या कर रही है? यूनिवर्स है एक्सपेंड कर रही है। यूनिवर्स क्या कर रही है? एक्सपेंड कर रही है। यूनिवर्स है एक्सपेंड कर रही है। तो ये हमारे पास जो था एक पॉइंट था, यूनिवर्स क्या कर रही है? एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक मिनट जी, चार्जिंग लगाना पड़ेगा। यूनिवर्स जो है वो क्या कर रही है? एक्सपेंड कर रही है। ये बात अब एडविन हब्बल ने हमें बता दी कि यूनिवर्स जो है वो क्या कर रही है? एक्सपेंड। अब जब एक्सपेंड की बात आई तो इसका मतलब ये है कि यहाँ फिर ये चीज़ जो है ये तो इनकरेक्ट हो गई। इस चीज़ को हमें क्या मानना पड़ेगा? ये तो फाल है। अच्छा, अब बात आई कि एक्सपेंड क्यों कर रही है। तो फिर क्या हुआ कि हमने ये ऑब्जर्व किया, हमने ये कहा कि कोई, अच्छा, फिर यहाँ साइंटिस्ट ने, मैं आपको बता दूँ ये हाइपोथेटिकल है, देयर इज़ नो एक्सपेरिमेंट अपॉन बिग बैंग थ्योरी के, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं है। सिर्फ ये वर्ड मिला कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, इसी की बुनियाद पे, इसी की बुनियाद पे क्या हुई कि बिग बैंग का कंसेप्ट दिया गया। बिग बैंग एक बहुत बड़ा धमाका। अब इसमें साइंटिस्ट क्या कहते हैं? ये करंट सिचुएशन को देख के, इसके एक्सपेंडिंग रेट को मेजर करके क्या है कि ये हाइपोथेसिस है जो साइंटिस्ट ने दी है। कुछ स्टूडेंट, कुछ फेलोज मेरे, वो इस बात को समझने में बड़े कासिर रहते हैं कि बिग बैंग कैसे हुआ। देखें, मैं पहले बता रहा हूँ कि इट इज़ अ हाइपोथेसिस, नॉट एक्सपेरिमेंटल, देयर इज़ नो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अपॉन बिग बैंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब बिग बैंग क्या है? ये हाइपोथेसिस है। अब साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि कोई 15 to 20 बिलियन ईयर एगोज, 15 to 20 बिलियन ईयर एगो, बिलियन ईयर एगो, तो कोई कितना है ईयर्स एगो? 15 से 20 मिलियन साल पहले क्या था? ये था कि हमारे पास एक पॉइंट था
एक पॉइंट था जो कि आपके इस डार्ट से भी कहते हैं कम था, इस डॉट के साइज से भी कम साइज का था। और जितनी अल्लाह ने फोर्सेस बनाई हैं, जितनी एनर्जी है, वो सारी की सारी इस पॉइंट पे लाई कर रही थी। अब आप ये कहेंगे कि सारी की सारी इस पॉइंट पे लाई कैसे करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आपके पास वाटर भी है और मरकरी भी है। मरकरी भी फ्लूइड है और वाटर भी फ्लूइड है। अब जितना आप 1 लीटर या 1 किलोग्राम जिसमें भी आप मापते हैं, वो आप जितना वाटर है उतना आप मरकरी ले ले तो शायद आपसे उठाया भी नहीं जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितना आपके पास लेट्स सपोज 1 किलोग्राम वाटर है, तो उस वाटर का जो वॉल्यूम बन रहा है, अगर उस वॉल्यूम को मरकरी से भर दिया जाए तो शायद आपसे उठाया भी ना जाए। अब बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये कि ये पॉइंट को इतना अजीब नहीं है, ऐसा हो सकता है। कैसे? ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे। ये किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे। अब आपकी जो मरकरी है, उसकी डेंसिटी 13.6 टाइम्स ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो 30.6 टाइम ग्रेटर है, मैंने कहा 1 किलो का आपके पास कोई बॉटल है, कोई बर्तन है, उसको आप अब उतना ही मरकरी से भर दें जितना आपके पास वाटर था या मिल्क था, तो क्या होगा? वो आपसे उठाया ही नहीं जाएगा, वो इतना वजनी हो जाएगा। ठीक है। इस तरह आप यूरेनियम ले लें। यूरेनियम का 1 ग्राम और आपका जो है वो 10 लाख टन कितना कोयले के कंजप्शन के बराबर आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। यूरेनियम का 1 ग्राम, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास मौजूद थी, मेरे पास यहाँ पे रिटर्न थी, अगर मैं आपको बता सकूं कि यूरेनियम जो था, यूरेनियम का जो 1 किलोग्राम था, यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ रिटर्न थी कि यूरेनियम का 1 किलोग्राम, सॉरी 1 ग्राम। अब कहता है कि डेंसिटी जो है वो इतनी है कि हमारे पास यूरेनियम का जो 1 ग्राम होता है वो नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, ये रिटर्न मैंने कहीं पे सेव किया था कि यूरेनियम का 1 ग्राम जो है आपकी कितनी बिलियन टन कोयला को जो है वो जितनी जलाने से जितनी आपको एनर्जी मिलेगी, उतनी एनर्जी 1 ग्राम यूरेनियम जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो ये किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगा। तो अब ये देखें, अगर 1 ग्राम यूरेनियम इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, तो फिर इस डॉट पे भी इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि एक डार्ट था और इस डार्ट को न नेम दिया सिंगुलैरिटी का, और उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी अब इस दुनिया में जितनी भी एनर्जी पाई जा रही है, ये सारी की सारी इस पॉइंट पे लाई कर रही थी। और इसमें एक बड़ा प्रॉपर स्ट्रक्चर था। मीन सिंगुलैरिटी जहाँ पे थी, वहाँ पे एक परफेक्ट, आपको नज़र आ रहा है, आप वहाँ पे एक परफेक्ट हार्मनी थी। हार्मनी का यह मतलब क्या है? हम आंगी थी, कोई डिस्टरबेंस है नहीं थी, और ये सारी की सारी एनर्जी इस पॉइंट पे लाई कर रही थी। फिर हुआ क्या? अचानक से हार्मनी किसी भी वजह से डिसहार्मनी में बदल गई। वहाँ पे क्या हुई? हार्मनी से डिसहार्मनी में बदल गई। तो इससे क्या हुआ? एक डिस्ट्रॉइंग एक्सप्लोजन हुआ। आपको बुक में शायद वर्ड मिलेगा कि हमारे पास जब ये हार्मनी डिसहार्मनी में बदली, तो वहाँ पे उसने इसको ट्रिगर किया। क्या ट्रिगर किया? कि पहले तो सारी की सारी फोर्स एक पॉइंट पे जो है वो यूनिफाइड थी, बट जब डिसहार्मनी हुई तो उसने एक ट्रिगर किया, यहाँ से काज किया क्या? एक आपके पास कैटेस्ट्रॉफिक जो है एक्सप्लोजन हुआ। कैटेस्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन हुआ। अब कैटेस्ट्रॉफिक क्या होता है? कि एक डिस्ट्रॉइंग, एक वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ, एक वायलेंट चेंज थी कि जिसने सब कुछ बदल के ही रख दिया। तो जब डिसहार्मनी हुई तो यहाँ पे एक डिस्ट्रॉइंग एक्सप्लोजन हुआ। इस एक्सप्लोजन को हम बोलते हैं
बिग बैंग। अगर आपको मैं यहाँ तक समझा पाया हूँ तो इससे आगे 2-4 फैक्ट्स मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। यहाँ तक मैं रिवाइज़ कर देता हूँ क्योंकि ये बड़ी मिसकंसेप्शन है जिसको आज हमने क्लियर करके इस वीडियो को एंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ओरिजिन में पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, दूसरे को लेकर हमने डिस्कस किया जितनी भी फोर्सेस थी एक पॉइंट पे यूनिफाइड थी और ये कैसे थी मैंने आपको बता दिया। इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी कि वी कैन इमेजिन अगर 1 ग्राम यूरेनियम कितने लाख, इतने मिलियन जो है बिलियन टन कोयला के कंबस्ट करने जितनी एनर्जी दे सकता है तो फिर इधर भी इतनी एनर्जी लाई कर सकती है। ठीक है, तो ये एक्सप्लोजन हो गया। अब ये क्या है, एक्सप्लोजन है, हो गया। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा आगे देखें तो एक्सप्लोजन हो गया। अब क्या था, एक्सप्लोजन से पहले ना कोई मैटर था, कोई मादा नहीं था एक्सप्लोजन से पहले। ठीक है, कोई मादा नहीं था, कोई टाइम टेबल उस टाइम नहीं हुआ करता था। ठीक है, कोई टाइम टेबल नहीं था, स्पेस नहीं थी। ठीक है, कोई भी चीज़ एक्सप्लोजन से पहले नहीं थी। जब एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सप्लोजन के बाद ये सारी चीज़ें वजूद में आई, मैटर बना, टाइम स्टार्ट हुआ और स्पेस भी क्रिएट होती गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि मैटर कैसे बना। ठीक है, अब देखिए, आप अगर तो हैं फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और आपने फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स तक तो पढ़ी होगी ना, तो उसमें जब हम फिशन या फ्यूजन की बात करते हैं तो वहाँ पे मैस डिफेक्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब हम दो न्यूक्लियाई को मिलाते हैं या आपके पास है एक बड़ा न्यूक्लियाई टूटता है, दो न्यूक्लियाई मिलते हैं तो मैस कम हो जाता है। क्या हो जाता है, मैस है कम हो जाता है। ठीक है, और अगर आपके पास एक न्यूक्लियाई टूटता है तो वहाँ पे मैस बढ़ जाता है। रीज़न क्या होती है कि मैटर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी मैस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एनर्जी और मैस जो हैं आपस में इंटर कन्वर्टेबल टर्म्स हैं कि जहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और जहाँ पे मैस चाहिए होता है एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एनर्जी टू मैस और मैस टू जो एनर्जी कन्वर्जन है ये EMC हमें देती है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इसका मतलब पहले मैटर नहीं था, अब आया। क्या क्या मतलब है कि आपकी एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, किस में, मैटर में। एनर्जी चेंज होके क्या बना रही है, एनर्जी चेंज होके क्या बना रही है, यहाँ पे मैटर बना रही है। एक तो हमारी ये बात हो गई। ये तीसरा, इसको चौथा पॉइंट आप कह दें। पहला पॉइंट वो स्टैटिक वाला, दूसरा एडविन हबल, तीसरा बिग बैंग और चौथा ये। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये सब कुछ अब वजूद में आ गया। अब एडविन हबल ने एक और बात भी की थी, मैंने वहाँ पहले आपसे शेयर नहीं की ताकि एक हम बना लें सीरीज़, रिदम क्रिएट कर लें। एडविन हबल ने ये कहा, उसने एक कंसेप्ट दिया था जब ये बात हो रही थी, तो उसके बाद एडविन हबल ने ये प्रूव करने की कोशिश की कि देखें दो चीज़ें होती हैं। ये लेट सपोज एक होता है डॉपलर इफेक्ट। आप में से कुछ ने ये ना पढ़ा हो, मैं थोड़ा सा इसकी डिफाइन बता देता हूँ। डॉपलर इफेक्ट, अब ये क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट में हम दो चीज़ें लेते हैं, एक सोर्स लेते हैं, आपको नज़र आ रहा है, एक सोर्स लेते हैं और एक ऑब्जर्वर लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑब्जर्वर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक को स्टेशनरी रखते हैं, दूसरे को मूव करवाते हैं। तो क्या होता है कि इनकी मूव करने से, इनकी रिलेटिव मोशन से, अब रिलेटिव मोशन क्या होती है कि जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के लिहाज से मूव करता है तो उनकी मोशन क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन बोलते हैं। क्या मतलब है कि एक बॉडी दूसरे के लिहाज से, ठीक है, तो आप रोड पे खड़े हैं, आपकी कोई आपसे आपके करीब से कोई गाड़ी गुजर रही है
तो उसकी और आपकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, रिलेटिव मोशन। लेट्स सपोज आप भी मूव कर रहे हैं तो वो दोनों के एक दूसरे के लिहाज से जो मोशन होगी वो क्या होगी, रिलेटिव मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एन अदर बॉडी विच इज़ आल्सो मूविंग, ऐसे आप कह लें, तो वो क्या होता है कि ये रिलेटिव मोशन है। तो अब क्या होता है कि जब ये रिलेटिव मोशन करते हैं तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज कॉल्ड है डॉपलर इफेक्ट। ये क्या आता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। अब इसने ये कहा, इसी डॉपलर इफेक्ट के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए एडवर्ड हबल ये कह रहा है कि अगर कोई चीज़ हमारे करीब आ रही हो, अगर कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही हो, टूवर्ड आ रही हो, टूवर्ड आ रही हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। देखें करीब, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ साउंड पड़ा है, कोई सोर्स ऑफ साउंड यहाँ पे पड़ा है और आप इसकी तरफ आ रहे हैं, क्या आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, कम सुनाई देगी? आप इसके करीब आ रहे हैं तो क्या होगा, आवाज़ आपको एग्जैक्टली ज़्यादा सुनाई देगी। इसका मतलब ये है कि जब आप करीब आ रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ आप करीब आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। बात समझाइए। और हमें पता है एक रिलेशन होता है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। देखिए मैं यहाँ पे इन बातों को इसलिए थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको आपकी जो यूनिवर्स को लेके एक मिसकंसेप्शन है मैं इसको रिमूव कर सकूँ। ठीक है, तो देखें यहाँ अगर मैं f निकालूँ तो मेरे पास वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी और ये जो वेव लेंथ हैं ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम टूवर्ड आ रहा हो कोई, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई गैलेक्सी है और ये हमारी तरफ आ रही है, ये क्या आ रही है, हमारी तरफ आ रही है, तो फिर क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। हमें इस हमारी तरफ आ रही फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। इंक्रीज़ करने से वेवलेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि इनका रिलेशन कौन सा है, इनवर्स रिलेशन, जिसको तनासुब माकूस कहते हैं। अगर किसी को अब भी समझ नहीं आ रही तो इससे सिंपल वर्ड में नहीं समझा सकता। देखिए तो वेवलेंथ कम हो जाएगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे क्या होगा, जब कोई चीज़, यहाँ पे एक पॉइंट जो है मेरे ख्याल में गलती हो रही है कि यहाँ पे जब कोई चीज़ हमारे करीब आ रही है तो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी। यस ठीक है, वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई। अब जब वेवलेंथ कम होती है तो वेवलेंथ कम है हमारे पास ब्लू लाइट की, ब्लू लाइट की। तो इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ ब्लू लाइट की कम है। तो अब अकॉर्डिंग टू हब्बल ये था कि अगर कोई गैलेक्सी हमारी तरफ आ रही है तो उसको ब्लू दिखाई देना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, हमें वो गैलेक्सी रेड दिखाई देती है। अब रेड दिखाई देने का मतलब ये है कि वो गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, और दूर जा रही है, देखें ये वही साउंड है, साउंड का सोर्स है, हम इससे दूर चले जाएं तो फ्रीक्वेंसी कम होगी ज़्यादा होगी, आपको साउंड कम सुनाई देगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो वेवलेंथ बढ़ेगी, और जो वेवलेंथ बढ़ती है तो ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की। इसका मतलब ये है ये जो रेड शिफ्ट वहाँ पे में दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, रेड शिफ्ट, ये इस बात की दलील है कि हमारी यूनिवर्स जो है वो क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। ये एडवर्ड हबल ने प्रूव किया कि वहाँ पे रेड शिफ्ट का फिनोमिना आया। अब रेड शिफ्ट ने क्या किया कि रेड शिफ्ट के फिनोमिना से वहाँ पे ये कन्फर्म हो गया कि गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम अस। और अगर अब रेड कलर की जो वो आप कह लें इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर रेड कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है ग्रेटर जो रेड शिफ्ट जो ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि वो गैलेक्सी जो मूव करती जा रही है वो फास्टर मूव कर रही है। और अगर रेड शिफ्ट कम होगी
इसका मतलब ये है कि वो गैलेक्सी जो है वो उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो है। ठीक है, तो हमने कितनी बातें देखी कि हमने एडवन हबल के इस एक्सपेरिमेंट से, इस दलील से ये साबित करने की कोशिश की कि अगर हमें वो गैलेक्सी रेड दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है और वेवलेंथ ज़्यादा है। और अगर ये रेड कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, शिफ्ट है, ज़्यादा रेड में चेंज होता जा रहा है, इसका मतलब ये जो गैलेक्सी है ये फास्टर मूव कर रही है। और अगर ये स्लोली चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये गैलेक्सी स्लो मूव कर रही है। तो ये कुछ बातें यहाँ तक हमने की। यहाँ समझ आ गई यहाँ तक? तो ये हमने कुछ डिस्कस किया। अब हम एक दो बातें यहाँ पे और करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम अपनी इस यूनिवर्स की थोड़ी फेट की बात करेंगे कि रिज़ल्ट क्या होगा, अल्टीमेट फेट क्या होगी, इसका फ्यूचर क्या होगा यूनिवर्स का। और फिर मैं एंड करने लगा हूँ, और फिर हम जो है मैं आपको नोट्स जो हैं वो यहाँ पे विजिबल कर दूँगा। देखें, अल्टीमेट फेट क्या होगी। तो फेट मीन फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स क्या होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको हर एग्जाम्पल से जो है हम इस बात को क्लियर करने की कोशिश करें, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। अभी भी किसी का कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, और उसका रिप्लाई आपको जो है बहुत ही कम टाइम में मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मेरा मकसद कुछ ये नहीं है कि मैंने कोई इससे चैनल चलाना है, नहीं। इसमें सिर्फ ये मतलब है कि मैंने देखा है क्लासेस में कुछ स्टूडेंट्स परेशान थे फिज़िकल साइंस को लेकर। तो चूँकि मैं तो एक फ़िज़िक्स का जो है वो बंदा हूँ, तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि फ़िज़िकल साइंस को लेके हमें परेशान है नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूँ। अच्छा जी, देखें अब इसमें फ्यूचर क्या होगा। अब फ्यूचर के बारे में भी दो तीन प्रिडिक्शन हैं। फ्यूचर के बारे में भी हमारे पास है दो तीन प्रिडिक्शंस हैं कि हमारी इस अर्थ का फ्यूचर है क्या होगा। अब फ्यूचर के बारे में पहला पॉइंट नोट्स में भी आपको दिखा देता हूँ। पहला पॉइंट, अब कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो हमारी अर्थ है ये हमेशा एक्सपैंड होती रहेगी। ये क्या करती रहेगी? हमेशा एक्सपैंड करती रहेगी, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि ये एक्सपैंड करेगी फॉर एवर, हमेशा ये क्या करती रहेगी? एक्सपैंड करती रहेगी। तो पहला पॉइंट ये है, कुछ साइंटिस्ट इस बात को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारी अर्थ है ये हमेशा इसी तरह जो है वो, ये एक बड़ा हैरान कर देने वाला क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी दी फेट ऑफ यूनिवर्स, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स। तो अब ये भी हाइपोथेटिकल, मैंने आपको पहले बताया कि ये कोई एथेंटिक बात नहीं है। अच्छा जी, तो क्या है, पहला पॉइंट ये है कि ये ऐसे ही जो है वो क्या करती रहेगी, इसका एक्सपेंशन ऐसे ही होती रहेगी। अब दूसरा पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था कि ये जो एक्सपेंड कर रही है, एक्सपैंड, अब ये एक्सपैंड करती जाएगी, एक्सपैंड करती जाएगी। अब एक्सपैंड करते करते ये जो मैटर है ना, मैटर आपस में एक फोर्स होती है, जो मैटर आपस में जो अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, मैंने कोशिश की है कि हर बात आपको समझाई जा सके। देखें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अब ये कहता है कि ये एक्सपैंड तो कर रही है लेकिन मैटर चूंकि इंक्रीज कर रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू मैटर। अगर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैटर में, इसका मतलब मैटर इज इंक्रीजिंग इन द यूनिवर्स। अगर मैटर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ मैटर के इंक्रीज करने से, मैटर के इंक्रीज करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि इस मैटर के दरमियान जो ग्रेविटेशनल पुल है वो भी बढ़ती जाएगी। ग्रेविटेशनल पुल भी बढ़ती जाएगी। जो ग्रेविटेशनल की फोर्स है, पुल है, वो भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी।
और जब ग्रेविटेशनल पुल इंक्रीज करेगी तो अब साइंटिस्ट ये कहते हैं एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ग्रेविटेशनल पुल क्या करेगी, ये जीत जाएगी, ये विन कर जाएगी। ये जीतेगी तो फिर अर्थ एक्सपैंड होना जो है वो रोक देगी, और एक्सपैंड होने के बाद जब ये विन कर जाएगी तो अर्थ हमारी क्या होना शुरू हो जाएगी, कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। और कंट्रैक्ट होके उसी सिंगुलैरिटी की तरफ चली जाएगी, उसी सिंगुलैरिटी जो जहाँ से पहले इसने स्टार्ट लिया था, ये सिंगुलैरिटी है। और कहते हैं कि सिंगुलैरिटी से फिर क्या होगा, फिर एक्सक्लूजन होगा और एक नई दुनिया बनेगी जिसकी नेचर जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। आफ्टर आपके पास जो सिंगुलैरिटी पे पहुंचेगा फिर एक नई दुनिया बनेगी, नई यूनिवर्स बनेगी एक्सक्लूजन के साथ, और उसकी जो लाज नेचर सब कुछ जो है वो पहले से टोटली डिफरेंट होगा। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर ये बात है तो फिर यहाँ पे कंट्रैक्ट होने के बाद फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पे क़यामत है बर्पा हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंगुलैरिटी फिर एक्सक्लूजन, फिर सिंगुलैरिटी फिर एक्सक्लूजन, इसका मतलब है यहाँ पे ये बात कर रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस की, कि ये ऐसे ही होगा, सिंगुलैरिटी आएगी, फिर बिग बैंग होगा, फिर एक्सपैंड करेगी, फिर कंट्रैक्ट होगी सिंगुलैरिटी। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो एक्सपेंशन टू सिंगुलैरिटी और सिंगुलैरिटी टू एक्सपेंशन जो है वो क्या करेगा, चलता रहेगा। तो ये कुछ बातें थीं जो हमने डिस्कस की, और हमने इसमें जो है यूनिवर्स को डिस्कस करने की कोशिश की। ठीक है, तो कुछ बातें ये हैं कि ये एक्सपैंड कर